नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न संख्या 1 है। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उतंड मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1821 में, 1826 में, 1828 में, 1830 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है, कौन सा पहला समाचार पत्र था जिसका नाम उतंड मार्तंड था, वह किस सन प्रकाशित हुआ था? वह प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है। दूहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? अवधी भाषा का, ब्रज भाषा का, अपभ्रंश भाषा का या पाली भाषा का? दूहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? वह है अपभ्रंश भाषा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे? पाणिनि, कात्यायन, हेमचंद्र, पातंजलि। इसका जो सही उत्तर है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे हेमचंद्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है? डिंगल भाषा, पिंगल भाषा, मारवाड़ी भाषा या बांगरू भाषा? प्रश्न संख्या 5 है। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे डिंगल भाषा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो शकुने की रचना की है उसकी मुख्य भाषा है? दक्षिणी हिंदी, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली? इसमें जो पूछ रहा है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो शकुने की रचना की है उसकी मुख्य भाषा है, उसकी मुख्य भाषा खड़ी बोली है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को, 21 सितंबर 1949 को, 23 सितंबर 1949 को या 25 सितंबर 1949 को? इसका जो सही उत्तर है,
देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, उर्दू, अपभ्रंश। रानी केतकी की कहानी की भाषा को खड़ी बोली कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि या गुप्त लिपि? देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की स्थिति काल है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसका जो सही उत्तर है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की स्थिति जो है वह है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन डी सही है। इसमें भी पूर्व लग गया था, इसको काट दिए हैं। अब क्वेश्चन आपका सही हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी पचाड़ी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था? हिंदी का सरल व्याकरण, हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण, हिंदी व्याकरण या इनमें से कोई नहीं? कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी पचाड़ी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था हिंदी व्याकरण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है। देवनागरी लिपि है वर्णात्मक, वर्णात्मक और अक्षरात्मक दोनों, अक्षरात्मक इनमें से कोई नहीं? देवनागरी लिपि जो है वह देखा जाए तो अक्षरात्मक है, लेकिन किसी संस्था द्वारा हमने पढ़ा था उसमें वर्णात्मक और अक्षरात्मक दोनों लिखाया गया है और सही अक्षरात्मक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है। विद्यापत की उस प्रमुख रचना का नाम बताएं जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायन से प्रयोग हुआ है? कीर्ति पताका, कीर्ति लता, विद्यापत पदावली या पुरुष परीक्षा? इसका जो सही उत्तर है, विद्यापत की उस प्रमुख रचना का नाम बताएं जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायन से प्रयोग हुआ है, वह है कीर्ति लता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है। साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी। साहित्य का इतिहास दर्शन इस ग्रंथ के लेखक का नाम है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर गुलाब राय?
इसका जो सही उत्तर है, साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी, साहित्य का इतिहास दर्शन, और इसके लेखक हैं नलिनी विलोचन शर्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष है 1987 सॉरी 1887, 1888 ईस्वी, ईसा पूर्व 1889, सन 1890। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था 1888 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु। इसका जो सही उत्तर है, डॉक्टर प्रश्न है, इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? वह हैं मिश्र बंधु। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम बताएं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत है और भाग 1 के लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का अतीत, यह डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद का ग्रंथ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, भक्तमाल भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता थे वल्लभाचार्य, नाभादास, रामानंद, नंददास। प्रश्न है, भक्तमाल भक्तकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके जो रचयिता हैं वह हैं नाभादास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम क्या है? रीत काव्य की भूमिका, रीत काव्य की पृष्ठभूमि, रीत काव्य की प्रस्तावना, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो रीत काल की श्रृंगार काल का नाम दिया और यह दिए हैं अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 में। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है। हरिश्चंदी हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। हरिश्चंदी हिंदी शब्द का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में स्वीकार किया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है। गिला नामक कहानी के लेखक का नाम है? प्रेमचंद्र, यशपाल, अज्ञे, निर्मल वर्मा। प्रेमचंद्र नामक कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम बताएं। केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की कला, केशव की काव्य कला। इसका जो सही उत्तर है डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी। उसका नाम है केशव की काव्य कला। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है। गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं? अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। इसका जो सही उत्तर है गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है? छायावाद, प्रतीकवाद, रहस्यवाद, बिंबवाद। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई? पल्लव, वीणा, तारापथ, ग्रंथि। इसका जो सही उत्तर है परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस कविता संग्रह में संकलित हुई? वह हुई है पल्लव में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है। भिखारी दास की रचना का नाम है? काव्य निर्णय, काव्य विवेक, भाव विलास, नवरस तरंगा। इसमें जो सही होना चाहिए नवरस तरंग होना चाहिए, ना कि तरंगा। भिखारी दास की रचना का नाम जो है वह है काव्य निर्णय। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 है। यह प्रेम के को पंथ कराल महा तरवर की धार को धामनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। इसका जो सही उत्तर है, यह प्रेम को पंथ पर कराल महातरवर की धार को धामनो, यह पंक्ति है बोधा की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? आचार्य पद्म सिंह शर्मा ने, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। केशवदास को किस आचार्य ने कहा है कठिन काव्य का प्रेत? वह कौन सा आलोचक है? वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में कौन था? बिहारी, बोधा, मतीराम, ठाकुर। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि थे मतीराम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है। भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण, भूषण हजारा, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक। इसमें भूषण का एक लक्षण ग्रंथ है, वह है शिवराज भूषण। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 है। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभु के चिट्ठे का वर्ण विषय है। इसमें भगवान शिव की चमत्कारी घटनाओं को व्यंग्यात्मक ढंग से वर्णित किया गया है। लॉर्ड कर्जन के की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं। भगवान शिव के लोक कल्याणकारी रूप का वर्णन किया गया है। साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की गई हैं। इसका जो सही उत्तर है, बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभु के चिट्ठे का वर्ण विषय जो है, वह है लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? मतीराम सतसई, बिहारी सतसई, बृंद सतसई, विक्रम सतसई। इसका जो सही उत्तर है, इसमें कौन सी ऐसी रचना है जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? वह हैं बिहारी सतसई। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है। इनमें किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, सेठ गोविंद दास ने, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, या
जयशंकर प्रसाद ने। इसका जो सही उत्तर है, इनमें किस नाटककार ने अपने नाटक के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है, वह हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन डी सही है। यह निशा निमंत्रण इनका कौन सा भाग है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है? कल्पना की समाहार शक्ति, प्रतीकों का नया तुला योग, नायिका भेद वर्णन, पिंगल वर्णन। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बूंदी नरेश, महाराज भाव सिंह के, जयपुर नरेश, जयसिंह के, नागपुर के सूर्यवंश, भोसला मकरंद शाह के, चित्रकूट नरेश, रुद्रदेव के। इसका जो सही उत्तर है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? वह थे जयपुर नरेश जयसिंह के। ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है। तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली या कवितावली। तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन मिलता है? वह है रामाज्ञा प्रश्नावली। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, मोहन राकेश, मनमनाथ गुप्त। इसका जो सही उत्तर है, समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? इसमें मान्यता शुद्ध है कि अशुद्ध? इसका कमेंट करके सही या गलत बताएं।
रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? वह है शांत रस। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में पद्म सिंह शर्मा बिहारी सत्सई की भूमिका में, कृष्ण बिहारी और देव बिहारी, या लाला भगवान दीन बिहारी और देव में? इसका जो सही उत्तर है प्रश्न 41 है। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने इतिहास अपने ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया है? मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? कबीर जायसी सूर, कबीर जायसी तुलसी, सूर तुलसी जायसी, कबीर सूर तुलसी? इसमें आचार्य शुक्ल ने उनका एक ग्रंथ त्रिवेणी है, उनमें 3 कवियों की जो समीक्षा किए हैं वह कौन कौन से कवि हैं? वह हैं सूर तुलसी जायसी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43 है। सुंदर परम किशोर वय क्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख, पीतांबर उर वनमाल पंक्ति किसकी है? आपका यह प्रश्न गलत है, क्योंकि इसमें जिसकी पंक्ति है उसका नाम दिया ही नहीं गया है और यह पंक्ति है, आप किसी एक को चलो हम केशव दास को काट दे रहे हैं और बना दे रहे हैं, यह पंक्ति है सूरदास की। यह पंक्ति है सूरदास की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 है। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है। इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है। ऐसे रचनाकार हैं जायसी, कबीर, तुलसीदास, कुंभनदास। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है। यह विरोधी कौन है? कबीरदास हैं, और इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है। ऐसा रचनाकार कौन है? कबीर ही हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 है। काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषा कौन कौन सी है? अब इसका जो उत्तर दिया गया है वह है अगले पेज पर। बुंदेली और अवधी क्रम से, ब्रज और अवधी क्रम से, अवधी और ब्रज क्रम से, अवधी और बुंदेली क्रम से? प्रश्न संख्या 45 था, काव्य भाषा को
ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास की विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं कौन कौन सी हैं। इसमें बताना है पहले विनय पत्रिका है और फिर रामचरितमानस है। क्रमशः इसका भाषा बताना है। पहले विनय पत्रिका, इसकी भाषा ब्रज है और फिर अवधी है। इस रामचरितमानस, इसकी भाषा अवधी है। इसका दोनों का क्रम यही है, ब्रज और अवधी क्रम से। ऑप्शन बी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर। पद्मावत के कुल सर्गों खंडों की संख्या है 57, 56, 55, 54। पद्मावत में कुल सर्ग खंड जो हैं वह हैं 57। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है। जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर चंद्रवरी पांडे, डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह, रामचंद्र शुक्ल। जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि हैं रहीमदास, बिहारी, विक्रम, सूरदास। प्रश्न 48 है। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि हैं बिहारी लाल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है। लहरें व्योम झूमती उठती चपलाए असंख्य नाचती पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है। लहर, झरना, आंसू, कामायनी। इसका जो सही उत्तर है लहरें व्योम झूमती उठती चपलाए असंख्य नाचती पंक्ति है जयशंकर प्रसाद के किस रचना से। यह है कामायनी से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 है। अब पहुंची चपला बीच धारा छिप गया चांदनी का कगार पंक्ति सुमित्रानंदन पंत के किस कविता का अंश है। परिवर्तन, मौन निमंत्रण, बादल, नौका विहार। प्रश्न संख्या 50 है। अब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार। यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत के कविता का जो अंश है वह है नौका विहार से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट, यह कथन किस आलोचक का है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे। इसका जो सही उत्तर है निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट, यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ऑप्शन से सही है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है, राम की शक्ति पूजा में निराला की किन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है? तुलसीदास और सरोज स्मृति, तुलसीदास और बादल राग, सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर, जागो फिर एक बार और तुलसीदास। इसका जो सही उत्तर है वह है तुलसीदास और सरोज स्मिथ। ऑप्शन ए सही है। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है वह है तुलसीदास और सरोज स्मृति में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रानंदन पंत ने, महादेवी वर्मा ने या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? इसका जो सही उत्तर है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है वह किए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? गजानन माधव मुक्तिबोध में, भारत भूषण अग्रवाल में, नेमिचंद जैन में या अज्ञेय में? इसका जो सही उत्तर है, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग, यह किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? यह मिलता है अज्ञेय में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है, वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग उस आंतरिक का बताता मैं महत्व पंक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? कविता है ब्रह्मराक्षस, भूल गलती, उत्सव, अंधेरे में। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व पंक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई थी? वह लिया गया है ब्रह्म राक्षस से। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।